10 लैब प्रोसेस हैं लगभग। सभी लैब प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ हेडिंगें लिखते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। पहली हेडिंग पढ़ती है अणुसूत्र, दूसरी हेडिंग अणुभार, तीसरी हेडिंग पड़ेगी संरचना, चौथी हेडिंग पड़ती है संकरण, पांचवी हेडिंग पड़ेगी बॉन्ड एंगल, अगली हेडिंग पड़ती है ज्यामितीय ज्योमेट्री, फिर इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी आईयूपीएसी नेम। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि लिखना ही है, अगर तुमको आता हो अच्छे से पता हो तो लिख देना, तो क्वेश्चन थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। सुनो, जो भी लैब प्रोसेस आएगा फॉर्मलडिहाइड का सचित्र वर्णन आएगा, प्रयोगशाला विधि में फॉर्मलडिहाइड बनाने का सचित्र वर्णन समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो जो भी लैब प्रोसेस आएगी सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी अणुसूत्र और उसका अणुसूत्र लिख देंगे। तो फॉर्मलडिहाइड का अणुसूत्र होता है HCHO। ठीक, इसके बाद दूसरी हेडिंग अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? तत्वों के परमाणु भार रख रख के जोड़ेंगे। H का परमाणु भार 1, H हमारे पास 2 हैं तो 2 से करेंगे गुणा, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो आप जोड़ोगे तो 30 आएगा। तीसरी हेडिंग संरचना। देखो कार्बन रखा, H कभी भी किसी से कहीं पर भी जुड़ता है, H हमेशा सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 के दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, एक इधर H सिंगल बॉन्ड से और एक कुछ उधर सिंगल बॉन्ड से। कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो कार्बन को 2 बॉन्ड तो मिल गए, 2 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, बाकी की 2 बॉन्ड मिलेंगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। और वैसे ही बताया था इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब में कार्बोनिल ग्रुप तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया और कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी H से पूरी हो गई तो ये एल्डिहाइड भी हो गया। संकरण के बारे में देखो कई तरीके होते हैं। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हैं तो उस कार्बन पर sp3 संकरण होता है। अगर कार्बन की एक वैलेंसी डबल से 2 सिंगल से पूरी होती है तो sp2 संकरण होता है। अगर कार्बन की एक वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल से पूरी होती है तो sp संकरण। अगर कार्बन की दोनों वैलेंसी चारों वैलेंसी डबल बॉन्ड से पूरी होती हैं तो भी sp। अब यहाँ पे देखो कार्बन की एक वैलेंसी डबल बॉन्ड से पूरी हो रही है और 2 सिंगल बॉन्ड से, तो कार्बन की चारों वैलेंसी इस कंडीशन से पूरी हो रही है। तो इस कार्बन पे इस कंडीशन की वजह से sp2 संकरण पाया जाएगा, और जिसमें sp2 संकरण पाया जाता है उन सभी का बंधन कोण 120 अंश और उन सभी की आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय। तो ज्योमेट्री हो गई त्रिकोणीय समतलीय। ठीक, आईयूपीएसी ने एक कार्बन के लिए बोलते हैं मेथ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ईन लगाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच नहीं लगा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तब ईन, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। अब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा होता है तो सिंगल बॉन्ड लगा होता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। एन से ई हटाकर CHO एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं अल, तो आईयूपीएसी नेम हो गया मेथेनल। इसके बाद इसकी लैब प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो लैब प्रोसेस प्रयोगशाला विधि। सुनो, जब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण वायु द्वारा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में लगभग 250 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के मध्य कराते हैं। जब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण वायु द्वारा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में
250 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के मध्य कराते हैं तो फॉर्म एल्डिहाइड बनता है HCHO। 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन 4। ठीक, चलो नोट करो, इतना नोट करो पहले, फिर लैब प्रोसेस हेड डालना। अरे देखो, सर्वप्रथम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं। ठीक, क्रियाविधि बता रहे हैं इसकी। सर्वप्रथम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर मेथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण को भर लेते हैं और फ्लास्क में समकोण पर मुड़ी हुई 2 निकास नलियां लगा देते हैं। सर्वप्रथम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर मेथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को भर लेते हैं, फिर फ्लास्क में समकोण पर मुड़ी हुई 2 निकास नलियां लगा देते हैं। एक निकास नली से वायु प्रवाहित करते हैं और दूसरी निकास नली का एक सिरा तो फ्लास्क में डूबा रहता है, दूसरा सिरा संघनित्र से जोड़ देते हैं। संघनित्र में प्लेटिनम एस्बेस्टॉस भरकर बर्नर की सहायता से स्टैंड से कस देते हैं, फिर संघनित्र को ग्राहिका से जोड़ देते हैं। जब फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है। यह वाष्प वायु के मिश्रण के साथ निकास नली से होते हुए संघनित्र में पहुंच जाते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु का मिश्रण संघनित्र में पहुंचता है तो मेथिल अल्कोहल का वायु द्वारा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह फॉर्मल्डिहाइड जल से भरे ग्राहिका में एकत्र हो जाता है। फिर कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। टिप्पणी पूछी जाती फॉर्मेलिन की तो लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। एक बार और सुन लो। सर्वप्रथम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर मेथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को भर लेते हैं, फिर फ्लास्क में समकोण पर मुड़ी हुई 2 निकास नलियां लगा देते हैं। एक निकास नली से वायु प्रवाहित करते हैं और दूसरी निकास नली का एक सिरा तो फ्लास्क में डूबा रहता है, दूसरा सिरा संघनित्र से जोड़ देते हैं। संघनित्र को ग्राहिका से जोड़ देते हैं तथा बर्नर की सहायता से स्टैंड से कस देते हैं। जब फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है। यह वाष्प वायु के मिश्रण के साथ निकास नली से होते हुए संघनित्र में पहुंच जाती है। संघनित्र में प्लेटिनम एस्बेस्टॉस भरे होने के कारण मेथिल अल्कोहल की वाष्प का वायु द्वारा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है और फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यह फॉर्मल्डिहाइड जल से भरे ग्राहिका में एकत्र हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। मतलब जो भी ग्राहिका में एकत्र होगा उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड और बाकी का वाटर होगा। ठीक, नोट कर लो। पहले फॉर्मल्डिहाइड की कुछ खास प्रॉपर्टी, पहले भौतिक रासायनिक गुण सब क्या कहते हैं बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण सब एक साथ करा दी थी फॉर्मल्डिहाइड की। अब फॉर्मल्डिहाइड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो केवल फॉर्मल्डिहाइड में होती हैं, एस्टाल्डिहाइड, एसीटोन और बेंजल्डिहाइड में नहीं होंगी। ठीक, देखो जैसे पहली है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया से फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करानी है तो देखो HCHO फॉर्मल्डिहाइड के लेते हैं 6 अणु। ठीक, सुनो ना, फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु लेकर अमोनिया के 4 अणु लेकर रिएक्शन कराते हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु अमोनिया के 4 अणु लेते हैं तो देखो एक ऑक्सीजन से एक वाटर बनता है, यानी वाटर बनाने में एक ऑक्सीजन लगता है। एक ऑक्सीजन से एक वाटर बनेगा तो 2 ऑक्सीजन होंगी तो वाटर 2 बनेंगे। इसी तरह से जब 3 ऑक्सीजन तो 3 वाटर, 4 ऑक्सीजन तो 4 वाटर,
5 ऑक्सीजन तो 5 वाटर और 6 ऑक्सीजन तो 6 वाटर। तो ओवरऑल 6 ऑक्सीजन पे 6 वाटर बनेंगे। तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान देखो 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन की वजह से 6 तो वाटर ही बन जाते हैं। तो ये 6 ऑक्सीजन और H मिलकर वाटर बना देते हैं 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल के। अब 6 ऑक्सीजन से 6 वाटर बनते हैं तो H कितने लगते हैं 12। 6 ऑक्सीजन से 6 वाटर, तो 6 वाटर बनाने में H लग जाते हैं 12। तो देखो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, 4 थे 12, तो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन मिलकर 6 वाटर बना दिए। अब जो बचा उसको जोड़ दो। देखो ये CH2 लिखा है, तो CH2 का होल 6 हो गया। N बचे हैं 4, तो ये हो गया N4। नाम देखो, 6 को कहते हैं हेक्सा, CH2 को बोलते हैं मेथिलीन, 4 को बोलते हैं टेट्रा और एमीन। तो हमारे पास हेक्सा मिथिलीन टेट्रा एमीन बन गया। फॉर्मल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से कराई यूरोट्रोपिन, इसी को यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, CH2 का होल 6 N4। यूरोट्रोपिन की संरचना भी पूछी जाती है। कहता क्या होता है, अमोनिया क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, अभिक्रिया का समीकरण लिखो तथा बनने वाले यौगिक की संरचना भी बनाइए। तो यूरोट्रोपिन की संरचना बनाएंगे। देखो N कितने हैं 4, तो एक N को सेंटर में रखा, CH2 6 है, N 4 है, तो 4 N में एक N तो सेंटर पे हो गया, 3 N बचे, 3 नाइट्रोजन और यहाँ से 3 CH2 लेके अल्टरनेट रख दो, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। देखो CH2 फिर N, फिर CH2 फिर N, फिर CH2 फिर N, और ये 3 नाइट्रोजन 3 CH2 रख दिए। नाइट्रोजन 4 थे, वो तो पूरे हो गए, 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 के चारों पूरे हो गए। CH2 6 थे, 3 CH2 रख दिए, अभी भी 3 CH2 बचे हैं। अब 3 CH2 को ऐसे एडजस्ट करना है कि किसी की वैलेंसी ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो देखो नाइट्रोजन का होता है 7 2,5, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जबकि नाइट्रोजन को खाली 2 ही मिल रहे हैं, 2 बॉन्ड मिल रहे हैं। और एक नाइट्रोजन तो ऐसा है इसको एक भी बॉन्ड नहीं मिला, तो इसको 2 बॉन्ड मिल रहा है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल चाहिए, ये तो पूरा है, 2H से 2 बॉन्ड से, 2H से 2 बॉन्ड से, 2H से 2 बॉन्ड। तो इस CH2 के पास तो कुछ भी खुशपेट करनी ही नहीं है, CH2 जैसा है वैसे रहने दो। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, तो सोचा 3 CH2 जो बचे हैं उनको यहाँ पे रख देते हैं N और N के बीच। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखो एक बॉन्ड इधर लगाएंगे, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। देखो अब N भी पूरा हो गया, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए थे, 6 7 8 ऐसे, इसके पास एक भी नहीं थे, 5 थे इलेक्ट्रॉन, 3 मिल गए 8, इसके पास 5 थे, 6 7 8, ये भी पूरा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये देखो 2H 2 बॉन्ड, 2H 2 बॉन्ड, 2H 2, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। ये यूरोट्रोपिन की संरचना हो गई। ठीक, लिखो लैंग्वेज। हेडिंग है रिएक्शन विद अमोनिया। लिखो, जब फॉर्म एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, जब फॉर्म एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। इसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है, इसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है, यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है। देखो
अगली हेडिंग है, सुनो, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। सुनते रहो पहले। देखो, टॉलेंस रिएजेंट का फार्मूला होता है Ag2O। ठीक, टॉलेंस रिएजेंट की खासियत होती है, टॉलेंस रिएजेंट केवल उस यौगिक से रिएक्शन करता है जिसमें CHO लगा होता है, एल्डिहाइड। यानी टॉलेन अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड से क्रिया करता है और किसी से भी टॉलेन अभिकर्मक की रिएक्शन नहीं होती है। टॉलेन अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, बाद बाकी किसी ने। अब CHO ग्रुप को कहीं भी लगाओ, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो, बेंजोडिहाइड हो या फिर ग्लूकोज हो। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ग्लूकोज पढ़ाए थे, तो ग्लूकोज की क्रिया भी टॉलेन अभिकर्मक से हुई थी। ठीक, एक अपवाद है खाली टॉलेन अभिकर्मक का कि ये फॉर्मिक अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है। टॉलेन अभिकर्मक किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, केवल उससे करता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, CHO। अगर CHO ग्रुप नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा केवल इकलौता ऐसा यौगिक है फॉर्मिक अम्ल जिसमें रिएक्शन होती है। फॉर्मिक अम्ल का मतलब ये नहीं कि COO से लगा हो तो होगी, नहीं, एसिटिक एसिड में नहीं होती है और बेंजोइक एसिड में भी नहीं होती, केवल फॉर्मिक अम्ल ही रिएक्शन देता है। तो टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के अलावा किसी से भी रिएक्शन नहीं देता है, इकलौता एक अपवाद है कि फॉर्मिक अम्ल से रिएक्शन हो जाती है। तो देखो, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो, दो प्रोसेस होते हैं, किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना अपचयन। फॉर्मल्डिहाइड जब टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो यह खुद ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाता है और टॉलेन अभिकर्मक का ऑक्सीजन लेकर उसको अपचयित कर देता है। ऑक्सीजन अलग करने का प्रोसेस अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने का प्रोसेस ऑक्सीकरण। तो टॉलेन अभिकर्मक इससे रिएक्शन करके अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है। तो टॉलेन अभिकर्मक अपना ऑक्सीजन अपने से अलग कर रहा है, तो टॉलेन अभिकर्मक का हो जाएगा अपचयन और ऑक्सीजन इसका ग्रहण कर रहा है ये, तो जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है उसका ऑक्सीकरण। तो फॉर्मल्डिहाइड इसका ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो HCHO, फॉर्मल्डिहाइड इसका ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। तो HCOOH फॉर्मिक अम्ल बन गया, फॉर्मिक एसिड बन जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन चला गया तो 2 सिल्वर बचे, 2 सिल्वर, तो ये बन जाता है सिल्वर मिरर, चांदी का दर्पण। सेम इसी तरह से देखो रिएक्शन होती है फेलिंग सॉल्यूशन से। फेलिंग सॉल्यूशन ये क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन होता है CuO। फेलिंग सॉल्यूशन की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं HCHO से। ठीक, तो फेलिंग सॉल्यूशन की क्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो फेलिंग विलयन के 2 मोल्स लिए जाते हैं CuO के। सेम प्रोसेस, फेलिंग सॉल्यूशन अपना ऑक्सीजन अलग करके खुद तो अपचयित हो जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीजन देकर उसको ऑक्सीकृत कर देगा, यानी ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा तो हो जाएगा HCOOH, फॉर्मिक अम्ल बन गया। और यहाँ से Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक, देखो हेडिंग है रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट लिखो।
देखो, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया टॉलेंस अभिकर्मक से कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया टॉलेंस अभिकर्मक से कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। पहली रिएक्शन नोट कर लो। अगली हेडिंग, फेहलिंग विलियमसेप क्रिया, फेहलिंग विलियमसेप क्रिया देखो, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलियन से कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलियन से कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, तथा जब फेहलिंग विलियन की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। आ जाने दो। देखो, इसमें बहुलीकरण के कई पार्ट होते हैं। सुनो, देखो इधर, पहला सुनो, फॉर्मल्डिहाइड के बहुत सारे N अणु लेकर इसमें वाटर मिलाकर वाष्पीकरण कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के बहुत सारे N अणु लेकर जल मिलाकर उसका वाष्पीकरण कराते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के जितने भी अणु लिए थे वो सारे अणु जुड़कर बना लेते हैं HCHO का होल N और वाटर मॉलिक्यूल भी सी जुड़ जाता है। इसको कहते हैं पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है। किसी भी फार्मूले के आगे N लिखने का मतलब है कि जितने भी अणु लिए गए थे वो सभी भी अलग अलग है। जब वही नंबर होल N करके आ जाता है तो इसका मतलब वो जितने भी अणु लिए थे वो सारे के सारे जुड़ गए। आगे नंबर होने का मतलब अभी सारे अणु अलग अलग थे, वही नंबर जब होल N करके आया था तो इसका मतलब सारे अणु जुड़ गए। तो फॉर्मल्डिहाइड के जितने भी अणु लेते हैं, जल मिला के जब वाष्पीकरण कराते हैं तो सारे के सारे अणु जुड़कर पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। दूसरा पार्ट इसी का, फॉर्मल्डिहाइड के 3 मोल्स लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 3 मोल्स लेते हैं और इस बार कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं। तो 3 के तीनों अणु जुड़ जाते हैं। HCHO का होल थ्राइस इस बार मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसको देखो, स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर इसको देखोगे तो CH2 और O, तो CH2 भी 3 हो जाएंगे और O भी 3, तो CH2 भी 3 हो जाएंगे, O भी 3, तो इनको अल्टरनेट रखेंगे। देखो कैसे, CH2O CH2O फिर CH2
फिर O और CH2, इसको हम लोग ट्राई ऑक्सेन भी कहते हैं। ठीक, 3 CH2 थे, तीनों थे अल्टरनेट रखा, सबकी बैलेंसी पूरी है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, 2H 2 बॉन्ड सबको मिल रहे। इसी का अंतिम और थर्ड पार्ट, फॉर्मएल्डिहाइड के 6 अणु लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु लेकर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, तो 6 के 6 और जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज बनता है। कैसे? 6 का गुणा कार्बन में तो C6, 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें, 6 चाहिए हो गए, 6 चाहिए 12H हो गए, और 6 का गुणा में O6 हो गए, तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है। अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पढ़ ही चुके हो, तो CHO CHOH का होल 4 और CH2OH बनता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, लिखो बहुलीकरण का फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग है बहुलीकरण, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, जब फॉर्मल्डिहाइड का जल मिलाकर वाष्पीकरण कराते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। जब फॉर्मल्डिहाइड का जल मिलाकर वाष्पीकरण कराते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। पहली रिएक्शन नोट कर लो। दूसरी लिखो, सेकंड पार्ट, जब फॉर्मल्डिहाइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं तो मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। दूसरी रिएक्शन नोट कर लो। संरचना बनानी थी ये। थर्ड पार्ट लिखो, जब फॉर्मल्डिहाइड का बुझे चूने की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड का बुझे चूने की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं
तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बनता है। बस नोट कर लो, लग गया, बहुलीकरण हो गया था। और देखो इतने रासायनिक गुण थे, ठीक है, बाकी जो कॉमन वाले पॉइंट थे वो पहले पढ़ चुके हो, नहीं समझे? कैनिजारो रिएक्शन, एगिटेशन क्रिया, वो फॉर्मल्डिहाइड में सब पहले हो चुकी थी। बस यूजेस लिखो, खत्म हो गया। लिखो फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग, हेडिंग फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग। पहला, चांदी का दर्पण बनाने में, चांदी का दर्पण बनाने में। दूसरा, बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में। बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में। एस्टर बनाने में, एस्टर बनाने में, एस्टर बनाने में। अगला, यूरोट्रोपिन के निर्माण में, यूरोट्रोपिन के निर्माण में।